गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंपनी लेखे, अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखिए बेटा, इसके थ्योरी पार्ट में हम सबसे पहले जो समझेंगे वो समझेंगे कंपनी का अर्थ, कंपनी का मतलब। तो कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी पूंजी अंशों में बटी होती है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, जिसकी सहायता से वो क्या करती है, कार्य करती है। तो जो कंपनी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, अर्थ पूछा जाए, तो ध्यान रखिए किसी राइटर बेस्ड डेफिनेशन हमें लर्न नहीं करनी है। हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल शब्दों में हमें इसका अर्थ लिखना है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और जो अपना कार्य एक सार मुद्रा की मदद से करती है। उसके बाद जो मैंने अंडरलाइन किए बेटा, वो अर्थ आपको कॉपी में, नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर आता है कंपनी की विशेषताएं। तो देखिए बेटा, कंपनी की पहली विशेषता नंबर 1, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समामेलित संस्था होती है। नंबर 2, ये कृत्रिम व्यक्ति होती है। नंबर 3, इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। एक कंपनी का उत्तराधिकार सतत होता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उनके सदस्यों का दायित्व भी क्या होता है, सीमित होता है। निजी कंपनी को छोड़ करके एक कंपनी अपने अंशों का स्थानांतरण कर सकती है और कंपनी का संचालन उसके चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कंपनी की विशेषता नंबर 1, ये विधान द्वारा निर्मित होती है। नंबर 2, ये कृत्रिम व्यक्ति होती है। नंबर 3, इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। नंबर 4, कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। निजी कंपनी को छोड़कर कंपनियां अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती है और कंपनी का संचालन संचालक मंडल के माध्यम से किया जाता है और इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। ये आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आता है कंपनियों के प्रकार। कंपनियां बेटा होती है 3 प्रकार की। नंबर 1, एक व्यक्ति वाली कंपनी। नंबर 2, निजी कंपनी। और नंबर 3, सार्वजनिक कंपनी। बेटा एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी कौन सी कंपनी होती है? मैं बहुत सिंपल सी बात बोले तो आप सिर्फ इतना से लिखेंगे कि एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसका एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में हो और इसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है। सिर्फ आप इतना से लिखेंगे कि एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में हो और जिसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता हो। उसके बाद नेक्स्ट है निजी कंपनी। बेटा निजी कंपनी कौन सी होती है कि निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख, न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख हो, जो अपने अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध लगाती हो, जिसकी सदस्य संख्या 200 हो ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूनतम 2 हो, और यह अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का क्या करती हो, प्रयोग करती हो। तो फिर से सुनिए, निजी कंपनी से आशय, बोले निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख या अधिक हो, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो, एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ करके सदस्य संख्या 200 तक सीमित हो और जो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती हो, निजी कंपनी कहलाती है। उसके बाद आती है आपके सार्वजनिक कंपनी। देखिए बच्चों, सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है कि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, जिसके मिनिमम 7 सदस्य हो और अधिकतम पर कोई सीमा निर्धारित नहीं हो, और ये अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है और यह अपने अंशों को जनता में अभिदान हेतु आमंत्रित करती है। इस तरीके से बेटा 3 तरीके की कंपनियां होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक व्यक्ति वाली कंपनी, जब एक ही सदस्य कंपनी का
एक ही व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो तो वो एक व्यक्ति वाली कंपनी कहलाती है। नंबर 2, निजी कंपनी। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 सदस्य हो, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो और जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती हो। और सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं हो, जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख रुपए हो, जो अपने अंशों को जनता में निर्गमित करती हो, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती हो और अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का क्या करती हो, प्रयोग करती हो। फिर आती है कंपनी का वर्गीकरण। दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। बेटा दायित्व के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरी है असीमित कंपनी। ध्यान रखना, आप असीमित कंपनी अस्तित्व में नहीं है, तो हमें असीमित कंपनी को याद नहीं करना है बच्चों। उसके बाद आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी कि बेटा जब कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदद राशि तक ही सीमित होता हो तो वह अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व निर्धारित अंशों पर अदद राशि की सीमा तक ही सीमित होता है तो वह क्या कहलाती है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी होती है कि जब उन सदस्यों का दायित्व सीमा नियमन के में निर्धारित उस राशि तक सीमित होता है जो कंपनी के समापन के समय वह अपनी अंश संपत्तियों के द्वारा अंशदान करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार होता है, वह क्या कहलाती है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अंश पूंजी। बेटा कंपनी की अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की अंश पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्वाधिकार अंश पूंजी और दूसरी होती है समता अंश पूंजी। पूर्वाधिकार अंश, ध्यान दीजिए, पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं, पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्न 2 पूर्वाधिकार होते हैं, जो निम्न पहले 2 अधिकार होते हैं। नंबर 1, लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, और नंबर 2, समापन के समय पूंजी वापसी का अधिकार। फिर से सुन लीजिए, पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्न 2 पूर्वाधिकार होते हैं, लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार और नंबर 2, कंपनी के समापन के समय पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। ये 2 अधिकारों से पहले प्राप्त होते हैं वे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। बेटा पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, पहला है असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को बकाया लाभांश को भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। सिर्फ आप एक एक 2 लाइन की डेफिनेशन ही इसमें लर्न करेंगे, सिर्फ इतनी। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनको के धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने से पहले अपना बकाया लाभांश प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। ये मैं फिर कह रही हूँ, जो अंडरलाइन में कर रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आता है अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यदि कंपनी के अंतर नियमों में यह व्यवस्था हो कि समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के बाद बचे हुए लाभों में भी अगर पूर्वाधिकार अंशों को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो तो उन्हें अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अंतर नियमों में इसके लिए व्यवस्था होनी जरूरी है। तो अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार। अब आता है अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश कि जब लाभांश समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात शेष लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं, अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। फिर आता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। बेटा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो एक निश्चित तिथि तक अपने अंशों को समता अंशों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश इन अंशों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है। फिर आता है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। वे अंश होते हैं जब कंपनी द्वारा एक निश्चित तिथि को उनके से पूर्व उनका शोधन कर दिया जाता है, क्या कहलाते हैं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और जिन अंशों का शोधन
समापन के समय ही किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इस तरीके से बेटा आप इसकी डेफिनेशन और डिटेल लिखेंगे और लर्न करेंगे। तो पहले से फिर से सुन लीजिए, अंश कितने तरीके के हुए? असंचयी पूर्वाधिकार अंश, जिनको लाभांश की बकाया को प्राप्त करने का अधिकार भविष्य में नहीं होता है वे असंचयी होते हैं। जिनको अपने लाभांश की बकाया प्राप्त करने का अधिकार होता है वे संचयी होते हैं। अवशिष्ट भागी, जिनको कि शेष बचे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है वे अवशिष्ट भागी होते हैं। जिन्हें शेष बचे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है वे अनावशिष्ट भागी होते हैं। परिवर्तनीय, जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं वे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। जिन अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता वे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। शोधनीय, जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में एक निश्चित तिथि पर या उससे पहले शोधन कर देती है तो यानी भुगतान कर देती है तो वे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और जिनका कंपनी अपने जीवन काल में शोधन नहीं करती है, केवल समापन के समय ही शोधन करती है, तो वे क्या कहलाते हैं? अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है समता अंश। बेटा समता अंश कौन से अंश होते हैं? वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, जो कि अधिमान अंश नहीं है, वे क्या कहलाते हैं? समता अंश। ध्यान रखिएगा, समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। अब आता है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। तो देखिए इसे कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अंतर का आधार पर है लाभांश की दर। ध्यान रखिएगा, समता अंशों के लाभांश की दर संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों की लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है और निश्चित होती है। लाभांश प्राप्ति का अधिकार, पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समता अंश से क्या होता है? पहले होता है, जबकि समता अंशधारियों को क्या होता है? लाभांश बाद में दिया जाता है। फिर आता है बकाया लाभांश। अगर किसी साल लाभांश की घोषणा नहीं होती है तो समता अंशधारियों को लाभांश मिलने का कोई अधिकार नहीं होता है, उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। जबकि पूर्वाधिकार अंशों में अगर संचयी पूर्वाधिकार अंश है तो बकाया लाभांश का भुगतान किया जाता है। फिर है परिवर्तनीयता। समता अंश अपरिवर्तनीय होते हैं, उन्हें किसी और अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है शोधन। कंपनी के जीवन काल में समता अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता, केवल इनकी क्या की जा सकती है? पुनर्खरीद की जा सकती है, जबकि ये कंपनी के जीवन काल में क्या होते हैं? शोधनीय होते हैं। फिर आता है मताधिकार। समता अंशधारियों को हर स्थिति में मत देने का अधिकार होता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को विशेष परिस्थितियों में ही मत देने का अधिकार होता है। फिर है पूंजी। समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार समता अंशधारियों को बाद में होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापसी का अधिकार पहले होता है। फिर आता है कंपनी के प्रकार। अंश पूंजी बेटा 5 प्रकार की होती है। पहला है अधिकृत अंश पूंजी। ढंग से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि अधिकृत अंश पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल कौन सी होती है? ऑथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी एक कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। ये कंपनी के सीमा नियम के में व्यक्त होती है और इसे हम क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी से आशय ऐसी पूंजी है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि में होती है और सीमा नियमों में इसे क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। फिर है निर्गमित पूंजी। बेटा ढंग से सुनिएगा, अधिकृत पूंजी का वह भाग, ढंग से सुनिएगा, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा अधिदान के लिए क्या किया गया हो? निर्गमित किया गया हो, निर्गमित पूंजी कहलाती है। उसके बाद प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी कौन सी पूंजी होती है? कि प्रार्थित पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित की गई हो यानी मांगी गई हो। उसके बाद नेक्स्ट मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका भुगतान हेतु मांगा जा चुका है, यानी कंपनी ने जिसे अंशधारियों से पैसा मांग लिया हो वह मांगी गई पूंजी है।
और अब है प्रदत्त पूंजी कि मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के अंशधारियों द्वारा चुका दिया गया है वह क्या कहलाती है? प्रदत्त पूंजी। तो एक बार फिर से सुनिए, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है और इसे कंपनी के सीमा नियमों में क्या किया जाता है? दर्शाया गया होता है। फिर निर्गमित पूंजी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में अभिदान हेतु निर्गमित किया गया है। फिर से सुनिए कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में अभिदान हेतु निर्गमित किया गया है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। फिर आती है प्रार्थित पूंजी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा मांग लिया गया है, सदस्यों द्वारा मांग लिया गया है, वह क्या कहलाती है? प्रार्थित पूंजी। फिर आती है मांगी गई पूंजी कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा भुगतान मांगा जा चुका हो वो क्या कहलाती है? मांगी गई पूंजी। और प्रदत्त पूंजी बोले मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसकी धनराशि अंशधारियों द्वारा कंपनी को चुका दी गई है वह क्या कहलाती है? प्रदत्त पूंजी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या करेंगे? समझेंगे।